गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सार्थक पहल बदलाव हमसे है एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं, यूजीसी नेट, सेट आदि की निःशुल्क तैयारी करवाता है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य लोगों तक शेयर करने की कृपा करें ताकि सभी लोगों को इस चैनल का फायदा मिल सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामान्य अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करना ही एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। क्या कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करना। जो कंप्यूटर होता है वही काम करता है जो हम निर्देश देते हैं, जो उसे कमांड देते हैं कंप्यूटर वही करता है। लेकिन यदि कंप्यूटर ये सोचने लग जाए, कोई मशीन ये सोचने लग जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही के वर्षों में ऐसी कुछ मशीनों का निर्माण की ओर तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मनुष्य को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। निकट भविष्य में मानव मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप मशीन रूप धारण कर लेंगे। इस विद्या को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। प्रश्न उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, ये प्री का क्वेश्चन। एमसीक्यूज एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लिस्प, जावा, प्रोलॉग, पाइथन नामक कंप्यूटर भाषा, ये पांचवी पीढ़ी की भाषाएं कहलाती है। तो लिस्प, जावा, प्रोलॉग, पाइथन आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कई उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर गेम, नेविगेशन सिस्टम में एआई का उपयोग तेजी से हो रहा है। और राष्ट्रीय एआई पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया। भारत में एआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 2020 में लॉन्च किया गया है। और कौन है इससे संबंधित? एआई से संबंधित कोई समिति, तो वह के विजय राघवन समिति। क्वेश्चन बन सकता है, के विजय राघवन समिति का संबंध किससे है? तो सीधी सी बात है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यदि हम बात करें तो इससे लाभ देखें तो कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अधिक डेटा वाले कार्यों को कम समय में किया जा सकता है। एआई संचालित वर्चुअल एजेंट हमेशा उपलब्ध होते हैं और नए स्टार्टअप से रोजगार की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जहां इसके लाभ है, इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान में देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है तो इनकी लागत जो होती है बहुत अधिक होती है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। इनमें भावनाओं का अभाव होता है। भावनाओं का अभाव होता है। जो रोबोट फिल्म जो आई थी, रजनीकांत महोदय जी ने, ऐश्वर्या राय जी ने जिसमें अभिनय किया था, तो उसमें देखा वो जो रोबोट है वो एआई है
और वो देखा तो जलती हुई वो मकान जो जल रहा था उसमें से एक युवती को वो लेके आ रहा था और वो नग्न अवस्था में थी और बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो उस रोबोट को ये नहीं पता था कि इसको बाहर लाना है या नहीं लाना है या कहीं और कुछ इसको वस्त्र पहनाना है, ये उसके कैपेसिटी में नहीं था। तो इसमें जो है भावनाओं का अभाव होता है। स्थानीय कार्यों से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। यदि मशीनों से सब कार्य करने लग जाए तो इंसान क्या करेंगे? तो बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो मशीनी कार्यों से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। मशीनों पर इंसान की निर्भरता बढ़ती चल जाएगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये नुकसानदायक होगा। मित्रों, अगली इस स्लाइड में हम देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या इतिहास रहा है। तो हम बात कर रहे हैं 1923 की। सबसे पहले इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो कैरल कैपेक द्वारा लंदन में एक नाटक, एक प्ले के दौरान रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। तो रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, कब किया था? तो 1923 में कैरल कैपेक द्वारा लंदन में एक नाटक के दौरान किया गया था। इसकी नेटवर्क की नींव कब रखी गई? एआई की शुरुआत कब हुई? तो 1943 में। 1943 में पहली बार न्यूरॉन अर्थात न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी गई। रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग तो हमने पढ़ लिया 1923 में कैरल कैपेक के द्वारा। तो रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग 1945 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र इसाक आसिमो के द्वारा किया गया। याद रखना है, रोबोट शब्द का प्रयोग 1923 कैरल कैपेक द्वारा लंदन में, जबकि रोबोटिक शब्द का प्रयोग 1945 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र इजाक आसिमो के द्वारा। 1950 की बात करें तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा मशीनों का ट्यूरिंग परीक्षण किया गया। तो ट्यूरिंग परीक्षण में क्वालिफाई होने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। तो ये मशीनें जो है मानव के समान व्यवहार करने योग्य थी। हम जॉन मैकार्थी की बात करते हैं, जिन्हें एआई का जनक कहा जाता है। तो 1956 जॉन मैकार्थी ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को परिभाषित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को कब किसने परिभाषित किया? तो 1956 जॉन मैकार्थी द्वारा। देखो, रोबोट शब्द का प्रयोग 1923 कैरल कैपेक, रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग 1945 इजाक आसिमो, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग 1956 जॉन मैकार्थी। और जॉन मैकार्थी महोदय के द्वारा ही एआई के लिए 1958 में लिस्प नामक प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। लिस्प नामक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। याद रखना, प्रोग्रामिंग भाषा का लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग 1958 जॉन मैकार्थी के द्वारा। हम बात करें तो इससे संबंधित कुछ यंत्र, तो 1979 कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित पहली स्वचालित व्हीकल स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। 1981 जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित फिफ्थ जनरेशन प्लान किया गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। कब? 1981। 1990 की बात करें तो डॉक्टर सिथिया बैजल द्वारा भावनात्मक रोबोट किस्मेट को बनाया गया। किस्मेट, क्वेश्चन बनता है, किसने बनाया गया? तो डॉक्टर सिंथिया बैजल द्वारा भावनात्मक रोबोट किस्मेट को बनाया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसी प्रकार 1997 डीप ब्लू चेस प्रोग्राम, चेस की बात कर रहे हैं, शतरंज की बात कर रहे हैं, द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया गया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। डीप ब्लू चेस प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव, जो रूस के थे, उसको हराया गया। ब्रिटेन के द्वारा प्रोजेक्ट एलबी नामक
एक प्रोजेक्ट जारी किया गया जिसका संबंध भी एआई से था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट एलबी का संबंध किस देश से है और काय से है? तो किस देश से? ब्रिटेन से संबंध है। और काय से है? एआई से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर एस्प्रिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई और जिसका उद्देश्य एआई क्षेत्र में रिसर्च करना था। जिसका उद्देश्य एआई क्षेत्र में रिसर्च करना था। 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई। यूएसआईएआई कब लॉन्च किया गया? इसे 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल भारत और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। क्या नाम बताया मैंने? यूएसआईएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। 2021 में ये अनुबंध हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम NAIP, याद रखना पूरा कैपिटल में है। NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन नीति आयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो किस मंत्रालय के तहत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम बात करें सुपेस। सुपेस SUPAC, सुपेस क्या है? किसी ने पढ़ा हो तो मैसेज करके जरूर बताइएगा। मैं तो उत्तर बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी जरूर मैसेज करिए। सुपेस SUPAC, ये क्वेश्चन बन सकता है। सुपेस SUPAC, तो इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। क्या? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित पोर्टल है और इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग की। बड़ी सरल सी स्लाइड है ये, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला है व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो रोबोट्स वगैरह। बैंकिंग क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, दैनिक कार्यों में, कृषि के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यवसाय के क्षेत्र में। तो व्यवसाय के क्षेत्र में 24/7 ग्राहकों को सेवा देने में लगी है। 24/7, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन। वेबसाइट चैट बॉक्स के रूप में, प्रोडक्ट सर्वे के रूप में, कस्टमर फीडबैक फॉर्म प्राप्त करने के रूप में ये लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें तो स्टूडेंट ग्रेडिंग की बात करें, हम कॉलेज और स्कूल की स्मार्ट क्लास की बात करें, ई कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, एडमिशन पोर्टल की बात करें, ये सब के सब काय संबंधित है? एआई से संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो नैनो रोबोट्स जो है सर्जरी में आसानी है, मरीजों की देखभाल करते हैं ये रोबोट, स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र की यदि बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एआई का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की निगरानी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी से बचाव करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कार्य करते हैं और 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ग्राहकों को सेवा प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो सीमाओं पर निगरानी रखने हेतु, सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो सीमाओं पर निगरानी रखने हेतु ड्रोन के रूप में, रोबोट सैनिक के रूप में, रोबोट सैनिक के रूप में,
वित्तीय क्षेत्र की यदि बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग का विश्लेषण करने में कि किस मार्केट में पैसे लगाना है, कौन से शेयर खरीदना है, कौन से बेचना है, ये निरीक्षण विश्लेषण करने में। स्मार्ट स्टिक मार्केट में भविष्यवाणी के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसी प्रकार हम दैनिक कार्यों की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु, साफ सफाई व बुकिंग आदि में, कुकिंग में, बुकिंग सब कुछ करने में इसका उपयोग दैनिक कार्यों। हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में देखें तो खरपतवार नाशी का पता लगाने में ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग अर्थात ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। मिट्टी की उर्वरक क्षमता पता लगाने में, फसलों की निगरानी करने हेतु ये सब। अन्य क्षेत्रों में यदि बात करें तो कंप्यूटिंग, गेमिंग में, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस, सभी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी है। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से दो आधारों पर है, योग्यता के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन एबिलिटी, और दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पर। तो बेस्ड ऑन एबिलिटी यदि देखा जाए तो वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। वीक, जनरल और सुपर। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो नैरो एआई भी इसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या नैरो एआई भी कहा जाता है। यह केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होती है, यह केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के साथ ही काम कर सकती है। इसके उदाहरण यदि देखें तो एलेक्सा, ये क्वेश्चन बन सकता है। एलेक्सा क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कैसे वीक है। तो एलेक्सा अमेजन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, इसी प्रकार सीरी एप्पल कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। दोनों याद रखना है, कौन सा? अलेक्सा और सीरी। एलेक्सा जो है अमेजन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट, और सीरी जो है वह एप्पल कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। इसी प्रकार हम जनरल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम होती है। उदाहरण के रूप में गूगल सेल्फ या गूगल ड्राइविंग कार, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। यह मानव बुद्धि से अधिक टास्क करने में सक्षम होती है, मानव बुद्धि से अधिक टास्क करने में सक्षम होती है, और एक साथ कई टास्क करने में भी सक्षम होती है। जैसे डीप ब्लू, हमने एक कंप्यूटर गेम की बात करी जो कि चेस से संबंधित था, और आईबीएम कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर जिसने शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित कर दिया था। अब हम एक और वीक एआई, स्पेसिफिक फॉर वन टास्क। यदि जनरल एआई की बात करें तो फॉर परफॉर्म ऑपरेशन लाइक अ ह्यूमन, और सुपर एआई की बात करें मोर कैपेबल देन अ ह्यूमन। जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन की तरह कार्य करती है, लेकिन सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मनुष्य से भी अधिक क्लियर कार्य करती है। आपने एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चैट जीपीटी एआई चैटबॉट पेश किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको लिख कर दिया जाता है। चैट जीपीटी में जीपीटी का अर्थ है जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। इसी प्रकार दूसरा है गूगल चैटबॉट। गूगल चैटबॉट चैट जीपीटी की तर्ज पर 2023 में गूगल और अल्फाबेट इंक कंपनी द्वारा गूगल चैटबॉट बनाएगा। गूगल चैटबॉट बनाएगा कौन?
गूगल और अल्फाबेट इंक कंपनी द्वारा गूगल चैटबॉट बनाएगा और यह एआई तकनीक आधारित सर्विस होगी जो लिखित पर आपके सवालों के जवाब देगा। उसी प्रकार लक्ष्य चैटबॉट, लक्ष्य LAXI, लक्ष्य चैटबॉट भारत का पहला एआई चैटबॉट लक्ष्य, भारत का पहला एआई चैटबॉट जो है लैक्सी है और इसे फिनटेक फॉर्म वेलोसिटी ने लॉन्च किया, फिनटेक फॉर्म वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर यदि बात करें तो रिएक्टिव मशीन्स, कार्य के आधार पर यदि देखा जाए तो रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑन माइंड और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक, हम कुछ प्रमुख एआई की बात करेंगे। तो एआई की यदि हम बात करें, भारत में एआई से संबंधित स्टार्टअप, भारत में एआई से संबंधित स्टार्टअप, ये हम पढ़ चुके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लाभ क्या है? तो लाभ में देखिए तो कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम देते हैं, अधिक डेटा वाले कार्यों के लिए कम समय में कर देते हैं, एआई संचालित वर्चुअल एजेंट हमेशा उपलब्ध होते हैं, शिक्षा, संचार, रक्षा, आपदा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और नए स्टार्टअप से रोजगार की प्राप्ति होती है। वही नुकसान की बात करें तो अधिक लागत की आवश्यकता होती है, बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, भावनाओं का अभाव होता है, अच्छा बुरा ये समझते नहीं है, मशीनी कार्यों से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, तकनीकी विशेषज्ञों की अधिक आवश्यकता होगी, मशीनों पर इससे निर्भरता बढ़ती जा रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हम कुछ भारत में या विश्व के प्रमुख रोबोट की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो भारत में जो सबसे पहला स्टार्टअप था वो है एक्टिव एआई। एक्टिव एआई बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रदान करता है, बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रदान करता है। इसी प्रकार अ इंदिरा सिस्टम, अ इंदिरा सिस्टम, AINDRA, इंदिरा सिस्टम वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण को बनाता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे आर्टिवैटिक डाटा लैब्स, आर्टिवैटिक डाटा लैब्स ऐसे कैप्सूल या रोबोट का निर्माण करना जो शरीर से डाटा प्राप्त करने के लिए शरीर में प्रवेश कर सके, ऐसे कैप्सूल भी बनाए जाते हैं, इसे क्या बोला जाता है? आर्टिवेटिव डाटाबेस। आर्या एआई की बात करें, आर्या एआई तो मानव मस्तिष्क के समान कार्य करने वाली युक्ति का निर्माण करने के लिए आर्या एआई। फ्लूइड एआई की बात करें तो चेहरे की पहचान करने के लिए, फ्लूइड एआई काय के लिए? चेहरे की पहचान करने के लिए। मॉर्फ एआई की बात करें तो मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट का निर्माण करना, मॉर्फ एआई, MORPH तो मॉर्फ एआई का काम क्या है? मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट का निर्माण करना। सिंग टुपल, सिंग सिग टुपल, SIG सिग टुपल TUPLE मेडिकल संबंधी एआई उपकरण का निर्माण करना, मेडिकल संबंधी एआई उपकरण का निर्माण करना। टाटा एलेक्सी की बात करें, टाटा एलेक्सी TATA टाटा ELXSI सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करना। ये क्वेश्चन बन सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है कौन बना रहा है? टाटा एलेक्सी। इसी प्रकार जेंसर टेक्नोलॉजी, जेंसर टेक्नोलॉजी ZENSAR, जेंसर टेक्नोलॉजीज शेयर मार्केट के बारे में रणनीति तैयार करना। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भारत के इंदौर शहर में 2017 में पहली बार रोबोट का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में किया गया। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था। तो भारत के किस शहर में? इंदौर शहर में कब? 2017 में पहली बार रोबोट एआई का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में किया गया। उसी प्रकार 2018-19 के बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन का प्रोविजन किया गया। 2018-19 में भारत में पहली बार नीति आयोग के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसके द्वारा? एआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। कब? 2018-19 में।
अक्टूबर 2020 ईस्वी, ये डेट और डाटा जो है वो अच्छे से नोट करके रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन, नाम क्या है, रेज, RAISE, ये क्या है, 2020 को नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन, रेज, RAISE, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, आयोजित किया गया। 2020 में तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को एआई वर्ष घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया। भारत की एआई रणनीति को ऑल फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति को क्या नाम दिया गया, एआई फॉर ऑल। 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिल्ली में प्रारंभ किया गया। 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिल्ली में प्रारंभ किया गया। भारत में कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु और हैदराबाद शहर, कर्नाटक में बेंगलुरु और तेलंगाना में हैदराबाद शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख केंद्र है। 2022 में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, तो यह है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जून 2020 में ओसाका में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा एआई को महत्व देती है सरकार को 5E को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। कौन सा, 5I को प्रोत्साहन देने की बात की थी। कब, 2019 में ओसाका में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में 5I की बात की थी। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये 5I क्या है, यहाँ क्वेश्चन फंसा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जिसे ध्यान समझेंगे। सबसे पहला है इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस अर्थात समावेशन। दूसरा इंडिजेनाइजेशन, इंडिगेनाइजेशन अर्थात स्वदेशीकरण। इनोवेशन अर्थात नवाचार, इनोवेशन अर्थात नवाचार। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना में निवेश। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो 5I की बात की थी, तो समावेशन, स्वदेशीकरण, नवाचार, संरचना में निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। हम बात करें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख उपयोग, तो सबसे पहला जो उपयोग है वह लक्ष्मी, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी 2016 में तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। लक्ष्मी भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है और इसे 2016 में तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। यह रोबोट अंग्रेजी भाषा में बात करने हेतु सक्षम है, अंग्रेजी भाषा में बात करने हेतु सक्षम है। यह बैंक से संबंधित जैसे इंटरेस्ट रेट, अकाउंट बैलेंस, ड्यूल EMI डेट आदि से जुड़ी जानकारी देने में सक्षम है। इसके बाद हम बात करें ट्रैफिक रोबोट सिस्टम, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया। ये MPPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और यह ट्रैफिक रोबोट कब लगाया गया था, जून 2017, जून 2017 में लगाया गया था। इस रोबोटिक सिस्टम में कैमरा, टाइमर, लाइट सिस्टम आदि लगे हुए हैं जिन्हें रेड लाइट वायरलेस सिस्टम से अटैच किया गया। किस, रेड लाइट वायरलेस सिस्टम से अटैच किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं व्योम मित्र, व्योम मित्र। तो यह भारत की एआई आधारित अर्ध मानवीय महिला रोबोट है। व्योम मित्र अर्ध मानवीय महिला रोबोट है। संस्कृत में व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष, संस्कृत में व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष। इसे 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्योम मित्र को कब लॉन्च किया गया, 2020 को। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया।
और गगनयान मिशन के लिए इसे तैयार किया गया था। हम बात करते हैं ऑस्क दिशा, AS की आस्क, DISHA आस्क दिशा। यह AI आधारित चैटबॉट है और इसका निर्माण IRCTC अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। इसे 2018 में इसे कस्टमर से अंग्रेजी भाषा में बात करने के लिए लॉन्च किया गया था, परंतु वर्तमान में यह हिंदी भाषा में भी बात कर सकता है। कौन? आस्क दिशा। इसके बाद हम बात करते हैं कैंपा, KEMPA। यह एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। यह बेंगलुरु के कैंपेगुडा हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कर्नाटक पोर्टल के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हम बात करते हैं रैडा, RADA। तो इस रोबोट का निर्माण टाटा सिंगापुर संयुक्त उद्यम एयरलाइंस विस्तारा एयरलाइंस द्वारा किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने वाला रोबोट है। कहां पर लगा है? ये राडा जो रोबोट है दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा हुआ है और इस रोबोट के निर्माण में मेक इन इंडिया थीम के आधार पर कार्य किया गया है। या मेक इन इंडिया थीम के अंतर्गत राडा रोबोट का निर्माण किया गया है। हम बात करते हैं आत्मन AI, आत्मन ATMAN, DRDO और CAIR द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया है। DRDO और CAIR द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया है और कोविड-19 प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरे लेने के लिए इसे तैयार किया गया था। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जिस चीज की जरूरत होती है उसका आविष्कार करना होता है। तो DRDO और CAIR द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया। नाम क्या है? आत्मन AI, ATMAN AI। और कोविड-19 प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरे लेने के लिए इसको तैयार किया गया। अन्य यदि हम AI आधारित रोबोट की बात करें तो सबसे पहला है मित्र। यह एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे बेंगलुरु के रोबोटिक कंपनी इम्बेटो रोबोटिक्स ने बनाया है। मित्रा की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार कैप्टन अर्जुन, ये RPF रेलवे सुरक्षा बल ने पुणे रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इसे लगाया गया था। और यदि बात करें तो सीरी जो एप्पल कंपनी द्वारा 2011 में, उसी प्रकार कार्टाना जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2014 में, इसी प्रकार अलेक्सा अमेजोन कंपनी द्वारा 2014 में और बिक्सबी BIXBY जो है सैमसंग कंपनी द्वारा 2017 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट प्रारंभ किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी ने ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर AI विकसित किया था और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत अपने देश में की गई। कब की गई? 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत जापान देश में की गई थी। VLIC अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLIC वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। 1997 में IBM द्वारा बनाए गए डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था। कब? 1997। गूगल डीप मांडव कंपनी की स्थापना 2014 में, गूगल डीप मांडव कंपनी की स्थापना 2014 में। यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम का नाम था एस्प्रिट। क्या नाम था? एस्प्रिट। तो इस प्रकार हमने आज AI के बारे में देखा। भारत में कैसे शुरुआत हुई, विदेश में शुरुआत कैसे हुई, इसके जन्मदाता कौन थे, ये सब कुछ हमने क्रमबद्ध रूप से पढ़ा है। तो ऐसे ही आप सार्थक पहल के साथ बने रहिए, सार्थक पहल का सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।